Good morning, everyone. Good morning, Nandita. एक दो मिनट वेट कर लेते हैं। ओके। आज की क्लास में हम लोग यूट्यूब पे पढ़े थे। ओके। पार्ट सी इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगी, 10-15 मिनट में। ओके। ताकि कुछ लोग हैं जो मतलब यूट्यूब पे नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें ऐड हैं, आते नहीं है वो लोग, पता नहीं क्यों। 24 स्टूडेंट हो गए हैं। ओके, 24 स्टूडेंट इनरोल हैं। अब हो सकता है वो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते होंगे, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो रेगुलर नहीं है वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी यूट्यूब की क्लास है, कौन सी वहाँ की। तो मैं एक बार यहाँ पर भी बता देती हूँ आप लोग को। ओके। थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगी ताकि आपका कवर हो जाए, और उसके नोट्स मैं यहाँ पर भी डाल दूंगी। ठीक है सबको। फिर उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू देखते हैं। तो सब लोग क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे हैं आज? पीवाईक्यू की क्लास थी। और आज तो फ्रेंडशिप डे है, सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। पीवाईक्यू के लिए आप लोग एक कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो आप लास्ट में बताइए, कितने क्वेश्चन सही है, कितना क्वेश्चन गलत है। ओके। इससे क्या होगा, थोड़ा आप अपना खुद से मूल्यांकन करिए कि देखिए कितनी चीजें आपको आ रही हैं और अभी कितनी तैयारी अभी आपको बची हुई है। ओके। थैंक यू। चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, 2 मिनट हो गया। पार्ट सी का हम लोग जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। ओके, एक तरह से आप लोग के लिए रिवीजन भी हो जाएगा। और आप लोग तो रेगुलर स्टूडेंट है, आप लोग तो पढ़े हुए ही हैं। ये उन लोगों के लिए जो रेगुलर नहीं आते हैं, नहीं तो फिर बाद में कंप्लेन करेंगे कि हमारी कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, मैम ने करवाया नहीं। ओके। नोट्स बना रहे हैं आप लोग? अरुणिमा और नंदिता, नोट्स बन रही है कि नहीं आपकी? चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट सी, जिसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सोशियोलॉजी ऑफ द एजुकेशन, जिसमें पढ़ना है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको हल्के में न लीजिएगा। ठीक है। अच्छे से नोट्स बना के इसको पढ़ जाइएगा, याद कर जाइएगा चीज़ों को, किसने क्या दिया है और किसका क्या मतलब है। ठीक है नंदिता, अभी तो आप कल ही ज्वाइन हुई है ना? ओके। ठीक है। टाइम का प्रॉब्लम तो रहेगा ही, क्योंकि अब बाहर भी जॉब करती हैं तो थोड़ा तो प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा टाइम निकालिए। ओके।
आप लोग 1 वीक पूरा नोट्स बनाइए, थोड़ा-थोड़ा जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते रहिए, बनाते रहिए और संडे को आप सिर्फ रिवीज़न करिए। नहीं तो जिनको टाइम नहीं मिल रहा है पूरे टाइम, तो संडे को टाइम निकालिए, मॉर्निंग के टाइम में रिवीजन कर लें या फिर नोट्स बना लें, फिर इवनिंग के टाइम एक बार रिवीजन कर लें। देखिए, आप नोट्स बना के क्या कर पाएंगे पूरा, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आपको चीज़ें याद नहीं है। ओके, तो याद करना बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग पूजा। ओके, तो रिवीजन करेंगे तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा है ना आपको सब आएगा। अब लेकिन रिवीजन नहीं करने की वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर, अभी जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ उसमें से सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। ओके, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग का गलती होगी, क्योंकि उन्होंने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा नहीं है, ध्यान नहीं दिया। तो आपको ध्यान देके थोड़ा उसको डीप एनालिसिस करके चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ें हैं उसमें, क्या है, उसको पकड़ना पड़ेगा आपको। ओके, तो आप इसको ज़रूर ध्यान देके पढ़िएगा। सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो एक पार्ट से बनता ही बनता है, ठीक है। हो सकता है इसमें से कोई बन जाए, लेकिन सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन बन अच्छा खासा बन जाता है उसमें से। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आया सोशल इंस्टीट्यूट से, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी से, तो बहुत इजी आएगा, बिना पढ़े भी कर लेंगे आप। कॉन्सेप्ट आप सोशल मूवमेंट, मूवमेंट के ऊपर भी आता है। थ्योरीज आप सोशल मूवमेंट की कौन कौन से, रिलेटिव डिप्रीवेशन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड न्यू सोशल थ्योरी। ओके, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी में इसको देख लेंगे। ओके, फिर आपके पीवाईक्यू होंगे। सिंबॉलिक इंप्रेशन किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था और हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया। लेकिन अगर फादर ऑफ द सिंबॉलिक इंट्रैक्शन की बात होगी तो किसने दिया था? हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया था। इसमें क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं सिंबल्स के थ्रू। ओके, तो कम्युनिकेशन कैसे होता है? सोसाइटी होती है, उसमें क्या होता है, कोई ना कोई सिंबल्स बनाया जाता है और उस सिंबल्स का हम फिर बाद में मीनिंग को इस्टेब्लिश करते हैं। फिर उस मीनिंग के व्यूज डेवलप करते हैं कि हमारे उस मीनिंग के क्या इसमें व्यूज होंगे, मतलब इसको होने से हम लोग क्या करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से अपनी सोसाइटी में। ओके, जहाँ लग रहा है मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहाँ आप लोग बता दीजिएगा। 3 कोर प्रिंसिपल क्या है बाय ब्लूमर के? प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग, की जो चीज़ें होती हैं पहले हम उसका मीनिंग निकालते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, इसके साथ हम एक लैंग्वेज भी डेवलप करते हैं सिंबल्स के थ्रू। और प्रिंसिपल ऑफ द थिंकिंग, सिंबल्स को देख के हम थिंकिंग करना भी शुरू कर देते हैं। और स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म थ्योरी ये किसने दी थी? दुर्खिम ने दी थी, एमएल दुर्खिम ने दी थी इसको, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। इनकी जो बुक है वो याद रखिएगा आप लोग, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ओके, ये बुक लिखी थी और इन्होंने बताया था कि जो सोसाइटी में काम का बंटवारा होता है वो कैसे होता है, और काम के बंटवारे के थ्रू ही हमारा जो एक स्ट्रक्चर की तरफ हमारी सोसाइटी काम करती है, जिससे एक थ्योरी निकल के आई जिसको बोला गया स्ट्रक्चर फंक्शनल थ्योरी। ओके, समाज में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसे-कैसे ऑर्डर में चीज़ें चलती हैं। एजुकेशन के थ्रू चलती हैं, फैमिली होती है, रिलीजन होता है और क्राइम भी होता है। तो एक स्ट्रक्चर की तहत जब चीज़ें होती हैं, उसको बोला गया है कि इस उस मतलब उसमें एक थ्योरी दी गई जिसको बोला गया स्ट्रक्चर फंक्शन थ्योरी। जैसा मैंने उदाहरण दिया था, आपके स्कूल का जो उदाहरण दिया था कि आपके स्कूल में क्या होता है? मैनेजर होते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ। तो हर चीज़ें एक कैसे चलती हैं, हर चीज़ें जो आपकी चल रही हैं स्ट्रक्चर के तहत चल रही है। या तो आप अपनी फैमिली का भी ले सकते हैं, आपके दादा दादी हैं, फिर आपके पापा हैं, फिर आपके चाचा लोग हैं, फिर आप लोग हैं, ठीक है, फिर आपके आगे आने वाली जो जनरेशन है। तो जो समाज में जो चीज़ें होती हैं वो एक स्ट्रक्चर के तहत होती हैं। और इनका जो एक मॉडल दिया था इन्होंने, पर्सन ने एक मॉडल दिया था, AGIL मॉडल दिया था, जिनका पूरा नाम था टालकॉट पर्सन। ओके, तो AGI मॉडल क्या था? ए फॉर एडॉप्शन, हम चीज़ों को पहले एडॉप्ट करते हैं। फिर जी फॉर गोल अटेंशन, हम क्या करते हैं, अपना कुछ ना कुछ हम उसमें गोल बनाते हैं। फिर इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद हम कॉपरेट करके चीज़ों को करते हैं। फिर क्या होता है, लेटेंसी होती है कि बीच बीच में उस चीज़ को करने के लिए हम मोटिवेट भी होते रहते हैं। ओके, तो ये आपका क्या है, AGIL मॉडल है। गुड मॉर्निंग ज्योति, आप लोग लेट आए हो है ना? चलिए कोई बात नहीं।
स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म अप्रोच एंड द थ्योरी। ये मैं अभी थोड़ा सा बस एक करके आपको रिवीजन करा दे रही हूँ, क्योंकि ये मैंने ऐप में नहीं पढ़ाया था, तो पढ़ाना तो यहाँ जरूरी है ना। तो एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। जो जिन लोगों ने यूट्यूब की क्लास नहीं देख रहे हैं, ओके, उनके लिए यहाँ पे कंटेंट भी ऐड हो जाएगा, और इसका मैं आपको नोट्स दे दूंगी यहीं पे, तो आपको सब एक जगह थोड़ा मिल जाएगा। तो अभी हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी देख लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? संघर्ष का सिद्धांत। ओके, कार्ल मार्क्स ने दिया था संघर्ष का सिद्धांत। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, समाज कैसे चलता है? समाज संघर्ष के ऊपर चलता है, चीजों में संघर्ष होता है। ओके, रिसोर्सेज के लिए लोगों में संघर्ष होता है, और जीतता वही है जो सबसे शक्तिशाली होता है। सिंपल सी बात। ओके, ये है आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दिया गया था। इसमें उन्होंने बताया कि कार्ल मार्क्स ने क्या बताया है कि समाज में दो ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है? जिसके पास पावर है। दूसरा क्या है? एक ग्रुप है जिसके पास पावर नहीं है। तो जिसके पास पावर नहीं है उसके ऊपर जो जिसके पास पावर है, वेल्थ है, प्रेस्टीज है, प्रिविलेज है, वो क्या करता है? जिसके पास पावर नहीं है, जो गरीब मतलब दबे हुए लोग हैं, उनके ऊपर वो क्या करता है? राज करता है। फिर क्या होता है? संघर्ष पैदा होता है हमारी सोसाइटी में, और संघर्ष करके समाज चलता रहता है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी जो है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दिए थे, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया था? कम्युनिस्ट की साम्यवाद का जनक कहा जाता है कि मतलब कोई एक हमसे चुन के हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, सब मिलजुल के संसाधनों का उपयोग करेंगे, और सब मिलजुल के इस दुनिया पे शासन करेंगे। ओके, अपने समाज पे शासन करेंगे। करंट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इस समय क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं? जैसे कंपटीशन है बहुत ज्यादा, रिवोल्यूशन है, कोई क्रांति आ जाए, स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी आ जाए। जैसा मैंने बहुत सारा बताया था, गे मैरिज या फिर मैरिज ही नहीं करना। ठीक है, ये क्या है? एक स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटी आ गई। ओके, और दूसरा क्या है? वार। कोई वार हो जाए कहीं से, जैसे मैंने यूक्रेन वाला एग्जाम्पल आपको दिया था। ओके, जब आप नोट्स बनाइए तो उसके नीचे आप एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आप इसको जब आप पढ़ेंगे ना, जब आपका अभी जब रिवीजन करेंगे ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग रिवीजन नहीं करेंगे। ओके, क्या करेंगे? जब एग्जाम आ जाएगा तब वो रिवीजन करेंगे। तो तब भी अगर रिवीजन करें तो ये वीडियो देखने की जरूरत आपको न पड़े, आपका टाइम न खराब हो। आप अच्छे से वीडियो देखिए, एक बार दो बार, एक बार देखने में ही समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है चार बार उसको घीस घीस के देखिए, उसको इतनी जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप अपनी नोट्स खोलिए, जो मैंने सेंड किया है पीपीटी, या फिर आप देख देख के ही बना लीजिए। जैसे मैं आपको बता रही, यही तो मैं आपको सेंड करती हूँ ना। यही चीजें जो मैं बताती हूँ आपको मैं सेंड कर देती हूँ। आपने खोला करंट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, आपने लिखा, उसके बाद कंपटीशन लिखा, रिवोल्यूशन लिखा, ये सब चीजें लिखा, और नीचे आपको चाहे हिंदी में बनाना चाहे इंग्लिश में बनाना, जो आपका मन है, जो आपको समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद आप उसके आगे एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर आप एग्जाम्पल छोटा सा लिख लेंगे ना तो कभी नहीं भूलेगा। जब भी आप रिवीजन करेंगे, आज करें, एक महीने बाद करें, सब लोग एग्जाम के टाइम ही करेंगे, है ना। पहले तो कोई करेगा नहीं, कि करेगा पहले भी रिवीजन सब लोग, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये वीडियो फिर से नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम आता है ना तो इतनी घबराहट हो जाती है, इतनी सारी चीजें रहती है, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, फर्स्ट पेपर में ये छूट रहा है, सेकंड पेपर में छूट रहा है, इसका पीवाईक्यू कर ले, इस ईयर का कर ले। ठीक है, और भी उस समय ना आपका पर्सनल काम भी निकल के आ जाएगा कुछ ना कुछ। इतना ज़्यादा दिक्कत होने लगती है ना उस समय आपको। जो लोग दिए होंगे वो जान रहे, जो नहीं देंगे फिर आके देखेंगे जब एग्ज़ाम आ जाएगा, आखिरी के जब 10-15 दिन बचेंगे ना, तो दिमाग काम नहीं करता है फिर। तो जो चीज़ें आपकी लिखी रहेंगी अच्छे से, वही चीज़ें आपको काम देंगी, वही आपका एग्ज़ाम बना के आएँगी। ओके, तो अच्छे से आप नोट्स बनाइए पहले। बहुत ज़्यादा भरने की नोट्स में ज़रूरत नहीं है आपको। कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लिख के उसके बाद नीचे एग्जाम्पल, अपने हिसाब से एग्जाम्पल जो मैं बता रही हूँ वो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लिखिए, नहीं तो अगर आपको आप कुछ अच्छा रिलेट कर पा रहे हैं कोई एग्जाम्पल, आप वो लिख लीजिए। ओके, ऐसे नोट्स बनाना है सबको। अब क्या है आपका सोशल इंस्टीट्यूट, कि बच्चा कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त करता है। तो क्या कहाँ कहाँ से करता है? वो घर से करता है, अपनी मतलब वो जो उसकी फैमिली है वहाँ शिक्षा प्रदान करता है, और स्कूल से करता है, और सोसाइटी से करता है। ठीक है, अब आप देखिए कि सोशल चेंज क्यों होता है? सोशल चेंज के बहुत सारे कारण हैं। जियोग्राफिकल कारण है, कि भौगोलिक परिवर्तन हुआ, कहीं बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, पानी ज्यादा बरस रहा है, या फिर आग लग गया, या फिर ज्वालामुखी फट गया, कुछ भी हो गया, तो वो उसका किस में आएगा?
जैसे कि एटम बम गिर गया नागासाकी वाला, तो वो किसमें आएगा, भौगोलिक चेंज में आ गया। ठीक है, कि वहाँ की एरिया में कुछ भौगोलिक चेंज आ गया, कुछ जियोग्राफिकल चेंज आ गया, तब वहाँ से हम मूवमेंट कर लिया वहाँ की जो सोसाइटी। स्टेट चेंज हो गया, राज्य में कोई परिवर्तन आ गया किसी भी तरीके से, तो वो आपका स्टेट चेंज में आ गया। पॉलिटिकल चेंजेस, राजनीतिक तरीके से कोई परिवर्तन आ गया, जैसे रोहिंग्या मुसलमान यहाँ रहते हैं, उनको भगाने लगा कि चलो तुम लोग अब यहाँ से जाइए, यहाँ नहीं जाना आपको, तो क्या हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो बेचारे मूवमेंट करेंगे ही। ठीक है, तो उनका केस में पॉलिटिकल चेंज में आ गया। इकोनॉमिकल चेंज का ये मतलब हो गया कि जैसे कि किसी चीज़ की कमी, धन की कमी हो गई। ठीक है, उसके बाद बाहर जा रहे हैं लोग पैसा कमाने, जैसे आज भी होता है, लोग दुबई, कुवैत, कहाँ-कहाँ, कतर वगैरह जाते हैं ना, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, इकोनॉमिकल चेंज करने ही अपनी लाइफ का, क्योंकि यहाँ चीज़ों का पैसा कम मिलता है, बाहर में ज़्यादा मिलता है, तो अपने फैमिली परिवार से दूर होके जाना ही पड़ता है सबको, है ना? या फिर किसी की बहुत अच्छी नौकरी लग गई, कहीं बाहर लग गई, तो वो क्यों जा रहा है? उसका तो मेन यही है ना कि पैसा कमाना, फेम ले आना वहाँ से। ठीक है, तो वो वहाँ पे इकोनॉमिकल चेंज करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। कोई एजुकेशन के लिए जा रहा है, किसी को अच्छी पढ़ाई भारत में नहीं समझ में आ रही है, तो वो बाहर जाके पढ़ता है। तो सबका अपना-अपना नज़रिया है हर चीज़ों को, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करता है। और कल्चरल चेंज, कल्चरल में कोई कल्चर का चेंज अगर किसी को अपना कल्चर नहीं पसंद है, किसी दूसरे धर्म में जाना या फिर कहीं और जाना है, तो वो मूवमेंट कर लिया, तो वो किसमें आ जाएगा, आपका कल्चरल चेंज में आ जाएगा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। ये फिर क्या है, एग्रीकल्चर भी रिसोर्स में, ह्यूमन के लिए मटेरियल, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मोरल वैल्यूज। ठीक है, तो हम किसी रिसोर्स के लिए हम एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। फिर क्या है, रिलेटिव डिप्रीवेशन। एक क्वेश्चन आपका जो भी आपका एग्जाम हुआ है, वो मेरे पास उसकी शीट है मेरे पास, जिससे मैं आप लोग का पीआईक्यू कराती हूँ, क्योंकि पीआईक्यू सब लोग देखा करिए। ठीक है, जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी, जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो भी, आप सबके लिए बहुत फायदा है। तो रिलेटिव डिप्रीवेशन का मतलब है कि जब हम अपने आप को तुलना करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस चीज़ से वंचित रह गए, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। जब हम दूसरे को देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ, उसके पास ये चीज़ है, हमारी जो ओपीएस वाला एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था, ओल्ड पेंशन वाला, तो पहले के लोग को मिलती ही थी। आज के लोग अपनी तुलना पहले के लोग से कर रहे हैं कि उनको मिलती थी, मुझे नहीं मिल रही। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वंचन हो रहा है, डिप्रीवेशन हो रहा है। फिर सरकार के खिलाफ आदमी क्या कर रहा है, भड़क रहा है, उनको मतलब कहेगा कि आप हटो या फिर आप हमें दो, जो तरीके जिसके हो। तो जब हम दो चीज़ों में तुलना करते हैं और हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर वंचन होगा, जिसको बोलते हैं तुलनात्मक क्षय। ओके, दूसरा क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। ओके, ये क्या होती है कि कोई भी संगठन है, कोई भी मूवमेंट होने वाला, उसमें अगर पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, तो वो मूवमेंट क्या होता है, अच्छा हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। कंडीशन माइंड सेट होना चाहिए अच्छा, और उसके आउटकम्स अच्छे होने चाहिए। और न्यू सोशल थ्योरी, न्यू सोशल थ्योरी क्या है, कोई समाज में नया परिवर्तन लाने के लिए हम कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ मतलब कि जैसे हमने इसका एग्जाम्पल दिया था ना, सावित्रीबाई फुले वाला। ओके, कि समाज में जो गर्ल्स एजुकेशन है और एसटी एससी की जो एजुकेशन है, इस पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया था, कि उस समय ना फिर जो पिछड़ी जाति है, इस पे शिक्षा का नहीं ध्यान दिया जा रहा था, और मजदूर जो क्या थे, गर्ल्स थी, वुमेन्स थी। ओके, वुमेन्स जो थी, उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इन्होंने एक समाज में नया सुधार लाने के लिए मूवमेंट किया। ओके, तो ये क्या हो गया था, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। ओके, तो थैंक यू। आपका ये मैंने पार्ट डी बता दिया है। अब आपका हम लोग पढ़ते हैं, पीवाईक्यू देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, क्योंकि ये यूट्यूब पे क्लास हुई थी इसकी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, तो आप तो मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सब लोग बताइए, जो लोग जुड़े हैं आप लोग पर्सनली मैसेज सब लोग किया करिए। ठीक है, पूजा नंदिता ज्योति, बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, पीवाईक्यू कराया जाए। अब क्या हुआ, मेरी वीडियो ही रुक गई यहीं पे। हाँ? नंदिता, ज्योति, आप लोग ही बताइए। एक मिनट, मैं फिर से करती हूँ। ठीक है, मैं वीडियो हटा देती हूँ।
नंदिता कहाँ है? क्लास छोड़ के गए आप लोग? ओके, ठीक है। अब चलिए पीवाईक्यू देख लीजिए आप लोग। ओके नंदिता, वो मैसेज नहीं आ रहा था ना आपका? एक कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए और आप लोग देखिए कि आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसी से है, जून वाला। तो चलिए देख लीजिए इसको। तो माइक तो मैंने लगाया है, स्लो आ रही है। तो वैसे आना नहीं चाहिए नंदिता, माइक तो लगाया हुआ है। सबको स्लो आ रही है क्या? क्वेश्चन लगाइए आप लोग, थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा। इसका क्या है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है, इन जैन फिलोसफी देयर इज नो प्लेस टू ए यूनिवर्स सोल एंड गॉड। मतलब जैन धर्म में किसी सार्वभौम आत्मा या ईश्वर की मान्यता नहीं है। ये इज ट्रू और इज फॉल्स। अच्छा, और दूसरा क्या है, इट इज बिकॉज सच एग्जिस्टेंस would make moral responsibility and individual effort meaningless. ओके, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अस्तित्व को स्वीकारने से नैतिक दायित्व और व्यक्तिगत प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। ओके, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए सब लोग। जैन धर्म में आत्मा और ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो ये तो राइट है, ठीक है। क्योंकि इनके अस्तित्व को स्वीकार करने से जो नैतिक दायित्व है और व्यक्तिगत प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ना, अब सब लोग एक दूसरे को देख के बता रहे हैं, लग रहा है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। थ्री नहीं होगा, आर इसमें फॉल्स नहीं है। क्योंकि ए का जो ए का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो कौन कर रहा है? आर कर रहा है। जैन धर्म में बताया गया है कि ना ईश्वर को मानना है ना आत्मा को मानना है, ठीक है। आत्मा को तो फिर भी मानता है, जो आत्मा पुद्गल से मिलने आती है, लेकिन ईश्वर को पूरी तरह से नकारता है। और अगर हम इन लोग को मानते हैं तो फिर क्या होता है, चीजों का जैसे आत्मा वाला आपने पढ़ा था कि जो आत्मा और पुद्गल से मिलती है तो क्या होता है, ये पढ़ा था ना, आश्रय हो गया, बॉन्डेज हो गया, लिबरेशन हो गया, ये पढ़ा था ना। तो इसके बाद क्या होता है कि हम बॉन्डेज में पड़ जाते हैं। ओके, हमारे अंदर क्या आ जाता है, बंधन पैदा हो जाता है, और फिर क्या होता है, हमारा जीवन अच्छे से चल नहीं पाता है, हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो वही चीज इसमें बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इनके अस्तित्व को स्वीकारने से हमारे जो नैतिक दायित्व और व्यक्तिगत प्रयास है वो निरर्थक हो जाते हैं। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन कैसे सही हो गया? पहला वाला क्यों सही होगा? आर इज फॉल्स नहीं है, आर तो बता रहा है ना, क्योंकि देखिए जब भी आप एजर्सन रीजन करेंगे, ठीक है, तो सबसे अच्छा है जो, मतलब जिस हिसाब से मैं करती हूँ, मुझे वो सबसे अच्छा वही लगता है कि जो पहला क्वेश्चन है जहाँ पे इंड हो रहा है, ठीक है, वहां पे आप क्या करेंगे, क्योंकि लगा के पढ़ेंगे। ओके, जिसको जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में बिकॉज लगा के पढ़ ले, और जो हिंदी वाले हैं वो क्या लगा के पढ़ ले, क्योंकि लगा के पढ़ ले, ठीक है। अगर वो चीजें एक दूसरे से है रिलेटेड,
ठीक है। जो ये है इसमें बात हो रही है, आप देखिए कैसे करना है जटसन नीचे, इसमें बात हो रही है जैन धर्म की बात हो रही है, और नीचे क्या जैन धर्म की बात हो रही है? इसमें जैन धर्म की ही बात हो रही है, क्योंकि इनके अस्तित्व को स्वीकार करने से, मतलब कि आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने से नैतिक दायित्व और व्यक्ति के जो प्रयास है वो निरर्थक हो जाते हैं। तो बात तो ऊपर वाली की ही कर रही है कि नहीं? जैन धर्म की बात हो रही है कि नहीं? जैन धर्म के बारे में, जो जैन धर्म के बारे में पहला बताया गया है कि आत्मा और ईश्वर होने की मान्यता नहीं है, तो उसी की बात कर रहा है, उसी का एक तरह से एक्सप्लेनेशन नीचे हो रहा है कि अगर हम आत्मा और ईश्वर को स्वीकार करेंगे तो क्या चीजें होंगी, तो क्या होगा, ये आंसर सही हो जाएगा ना, यानी ये इसका एक्सप्लेनेशन सही है, राइट है एक्सप्लेनेशन। और जब हम बॉन्डेज में पढ़ते हैं, जैसा मैंने पढ़ाया था ना, आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? आप लोग क्लास में थे ना, तब ज्वाइन कर लिए थे आप लोग? ज्योतिष आई थी, पूजा नहीं थी सर, है ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो ये क्वेश्चन आप लोग का गलत हो गया, पहला क्वेश्चन राइट आंसर, ओके। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले को उनके योगदान के लिए जाना जाता है? अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था। जो थिंकर्स आप लोगों में है, तो सावित्रीबाई फुले को किनके बारे में जाना जाता है, ज्यादा योगदान किसने दिया था? ओके, पीस एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, एसटी की एजुकेशन, जो अनुसूचित जाति है, एसटी एसटी मान लीजिए इसको, एससी की, और वुमेन्स एजुकेशन या बाल देखभाल शिक्षा, चाइल्ड केयर की। इंग्लिश इसकी है नहीं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश नहीं बता दी हूँ, ठीक है। पीस एजुकेशन कला का क्या होता है, आर्ट एजुकेशन, एससी की एजुकेशन, और वुमेन्स एजुकेशन, और इसमें क्या है, वुमेन्स एजुकेशन तो आपको पता ही है इसका, और बाल देखभाल, चाइल्ड केयर, ओके। चलिए अब बता दीजिए। हाँ, वुमेन एजुकेशन की तो बात हुई थी, पर इसमें क्या है, केवल वुमेन्स एजुकेशन नहीं दिया गया है ना? तो किसी एक को भी आपको लेना पड़ेगा। तो वुमेन एजुकेशन में किसका बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ पहला वाला आप देखिए ए, तो शांति शिक्षा की बात हुई थी, नहीं हुई थी, इसलिए क्या हो, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी और कहाँ है, नीचे है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, सी वाला दिया गया है, अनुसूचित जाति की शिक्षा। तो हुआ था ना, हमने क्या बताया, जो मजदूर थे, पिछड़े लोग थे, उन लोग को शिक्षा नहीं मिलती थी, तो उनको बोलते हैं एससी, शेड्यूल कास्ट, ओके। इसलिए क्या होगा, आंसर नंबर 4 विल बी राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। आ गया, अगर एक क्वेश्चन भी आपको आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन करेक्ट है, मतलब एक ऑप्शन भी, तो भी आप आंसर कैसे पकड़ेंगे? आगे समझ में सबको? चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय था? तो अभी जो आपने पढ़ा है वहीं से रिलेटेड है ना? वेरी गुड, महिलाओं की शिक्षा सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया था, तो महिलाओं के ऊपर ही फोकस किया था, ओके। अनुसूचित जातियों का भी किया, और गरीब लोगों का पुनर्वास तो नहीं किया, लेकिन हाँ गरीब लोगों को शिक्षित किया, जो झुग्गी में रहने वाले बच्चे हैं उनको भी शिक्षा की बात की। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी पे इनका फोकस था, तो वो किस पर था, महिला शिक्षा पर फोकस था। आप देखिए, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के आए हुए हैं, आप देखिए कि अगर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन इसमें, 3 ऑप्शन तो ठीक है, क्या गलत है? अनुसूचित जातियों का उत्थान, शिक्षा के द्वारा उनका उत्थान किया था, तो ये राइट आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पुनर्वास भी कहीं कहीं मिलता जुलता सब वहां तक आ सकता है गरीब लोगों का, ठीक है। मान लीजिए इसको ना मानते तो महिला शिक्षा तो क्या, झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा, तो ये सब था कि नहीं था? लेकिन देखिए यूजीसी ने माना जो है, महिलाओं की शिक्षा को ही माना। जो ज्यादा करीब आंसर रहेगा, जो ज्यादा सटीकता लगेगी,
वही आंसर आपको टिक करना है। ओके, इसीलिए मैं ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अगल बगल रखी ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो सके चीज़ों को कि आपको सोचना कैसे, आपको करना कैसे है। आपको आता सब है, लेकिन आपको सोचने का थोड़ा तरीका एनटीए के हिसाब से रखना है। सिंपल सी बात है, बस पढ़ा आपने सब कुछ है, बिल्कुल नहीं घबराना है किसी को। अब आप नेक्स्ट देखिए। इसका आप ये ध्यान देना, योग, मानव जाति, जीवन और ज़्यादा कुछ उसमें ध्यान नहीं देना। जहाँ आपका योग आ गया, ये किसकी बात कर रही है? योगा की बात। इंटीग्रल योगा किसका है? इंटीग्रल योगा किसका है? वहीं से आप आंसर लगा लेंगे इसका। इंटीग्रल योगा किसका है? अरविंद घोष जी का है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए। विच यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या कलकत्ता यूनिवर्सिटी, या विश्व भारती, या बॉम्बे यूनिवर्सिटी? ये इजी क्वेश्चन है। हाँ, वेरी गुड नंदिता। चलिए। वेरी गुड, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये भी विश्व भारती। जो मैंने आपको दिया था ना, विश्व भारती, बाल भारती, शिशु शिशु भारती, जो अलग अलग टाइप के आपको पूरा मैंने चार्ट दिया था ना, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये तो इजी था, विश्व भारती सबको पता है, बाकी के थोड़े से टफ थे। ठीक है, शांति निकेतन वगैरह, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। एक बार मैं इंग्लिश दिखा रही हूँ, फिर हिंदी भी दिखा दूंगी इसको। अब आपका क्वेश्चन आ गया, फिलोसफी से क्वेश्चन आ गया। द स्टडी ऑफ रियलिटी इन द ब्रॉडेस्ट सेंस एंड इंक्वायरी इनटू द एलिमेंट नेचर ऑफ द यूनिवर्स एंड द थिंग्स इन इट। इसमें किसकी बात कर रही है बताइए? मेटाफिजिक्स की बात हो रही है, एपिस्टेमोलॉजी की, क्वांटम फिजिक्स, या एक्सियोलॉजी? अब जानते हैं कहाँ से चीजें पकड़ेंगे? एलिमेंटल नेचर से चीजें पकड़ना है आपको, बस। जितना ये की पॉइंट पकड़ लिया, समझ गया। हिंदी भी देख लीजिए इसकी। व्यापक अर्थों में वास्तविकता का अध्ययन ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति और उसमें मौजूद चीजों की जांच को क्या बोलते हैं? मतलब ये पूछ रहा है, ब्रह्मांड की जो मौलिक प्रकृति, यानी जो ब्रह्मांड बना है वो किस तत्व से मिलकर बना है? तो किसकी बात हो रही है? तत्व मीमांसा की बात हो रही है। इंग्लिश देखिए क्या होगा इसका? मेटाफिजिक्स होगा। वेरी गुड, सबका सही है, बहुत अच्छा आपने किया। ठीक है, की पॉइंट पकड़ना है, ये पूछ क्या रहा है? बस एक पॉइंट अगर आपने सही पकड़ लिया, आप सब कर ले जाएंगे, आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा और सबका नेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल घबराइए नहीं, बस खाली आपको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करनी है। सब लोगों पीवाईक्यू की बुक लिए। ठीक है, पीवाईक्यू की बुक किसके पास नहीं है? नंदिता, पूजा और ज्योति, बताइए पीवाईक्यू की बुक है कि नहीं आप लोग के पास? अच्छा, मैं एक आप लोग को ट्रिक बताऊं, बहुत अच्छी सी, सब लोग फॉलो करेंगे। अगर इतना आप लोग फॉलो कर लिए ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका हो गया नेट जेआरएफ। नेट क्या, जेआरएफ हो गया आपका। बस एक सिंपल सी ट्रिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा फॉलो करने में। उसके लिए आपको डेली कम से कम 1 घंटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। आप क्या करेंगे? मैं पूछ रही थी नंदिता, आपके पास पीवाईक्यू की बुक है? यही पूछ रहे थे। आप पीवाईक्यू की बुक खरीदिए। ठीक है, अगर आपके पास है तो अच्छा है। अगर आपके जून तक की पीवाईक्यू की बुक है तो और अच्छा है, नहीं है तो आप जो आपका अभी एग्जाम हुआ है, ये वाला, इसके पहले जो फरवरी मार्च वाला जो एग्जाम हुआ था, उसकी तक। ठीक है, पीवाईक्यू की बुक वहां तक तो होनी ही चाहिए, आप वहां तक बुक खरीदिए। ठीक है, आपको यूनिट 1 खत्म हो गया, खत्म हो गया ना यूनिट 1?
आप पीछे के जितने एग्ज़ाम हुए हैं करीब 10 ईयर के, ठीक है? नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम 5 ईयर के तो लगा ही लीजिए, ठीक है? 5 टू 8 ईयर का कम से कम लगाइए, ठीक है? नहीं लगा पा रहे हैं तो एकदम नहीं कुछ कर रहे हैं तो 5 ईयर तो बिल्कुल मत छूइए। अगर आपको अच्छा करना है 8 ईयर, 10 ईयर तक लगाइए, ठीक है? ज़्यादा क्या है, आप 10 ईयर तक देख लीजिए। यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, अब तो आपने पढ़ लिया है, तो आप जब पेपर देखेंगे ना तो आपको तो इतना तो पता चल जाएगा कि ये यूनिट 1 का है। पता चलेगा कि नहीं सबको? सबको क्या लेना है? सबको सिलेबस खरीदना है, ठीक है? खरीदना क्या मतलब प्रिंट आउट निकाल के रखना है। उसको आप देखिए, जब आप अपना क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि यूनिट 1 का है। तो एक पेपर में कितने क्वेश्चन आएँगे? 10 क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट 1 के। 10 क्वेश्चन को आप ढूँढिए, यूनिट 1 का क्वेश्चन कहाँ से है, ओके? और ढूँढ के उसका सॉल्व करिए आप अपने हिसाब से। नहीं आ रहा है, फिर आप उसका आंसर देखिए, उसका उसमें आंसर भी दिया रहता है ना, जब पीओपी की बुक खरीदेंगे तो किसी-किसी में देखेंगे आप कि उसका वो भी दिया होता है, क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, सॉल्यूशन दिया होता है कि क्यों ये सही है, ओके? आप वो देखिए और फिर आपको क्या देखना है, ढूँढ-ढूँढ के आपको ये सब करना है, ठीक है? अगर आप इतना कर लिए ना, तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएँगे, आप मेरा विश्वास करिए आप, ठीक है? और मैं भी आपको जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग नहीं ढूँढ पा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं आपको करवा दूँ, ओके? तो यूनिट 1 की जितने पीवाईक्यू हैं, सबको आप करिए और दिक्कत हो रही है तो मैं भी करवा दूँगी उसका सॉल्यूशन देख के। तो ऐसा करके क्या करना है, आपको करना है। बहुत आसान हो जाएगा आपका लाइफ़, मैं बता रही हूँ आपका बिल्कुल निजात हो जाएगा। इतना आप लोग कर लो। अभी आपके पास टाइम है यार, 10 साल का क्वेश्चन ढूँढ लो। करना क्या है? आप एक टाइम बैठोगे तो एक पेपर उठा रहे हैं आप, एक पेपर का आपको 10 क्वेश्चन आप बहुत आराम से ढूँढ लेंगे और 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन अगर आप ढूँढ लिए, ठीक है, 2 पेपर पढ़ेंगे तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा 2 साल का। नहीं तो अच्छा, नहीं तो 6-6 महीने का होता है इन्हें, 1 साल आपका खत्म हो जाएगा, है ना? ऐसे-ऐसे करके ढूँढ लीजिए, 5 साल का ही कर लीजिए, नहीं टाइम मिल पा रहा है आपको तो, लेकिन 5 के नीचे मत जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब लोग करेंगे इसका मतलब, ओके, चलिए। और जितना मुझसे हो पाएगा मैं भी करूँगी, ओके? नेक्स्ट देखिए। हु इज़ द फादर ऑफ द फिलॉसफी? ये मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है पूछ दें। फादर ऑफ द फिलॉसफी कौन है? वेरी गुड। कौन है? आंसर नंबर डी, एरिस्टोटल। सॉरी, इसका क्या होगा? सुकरात होगा, ठीक है? सुकरात को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना? मैंने भी डी लिख के तुरंत डी ही बोल दिया। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होता है। एरिस्टोटल नहीं है, सुकरात। सुकरात विधि देखे हैं आप लोग ने? प्रश्नावली विधि सुना है आपने? तो कौन है? सुकरात है। आंसर नंबर सी। तो सब लोग अपना थोड़ा माइंड में इसको हटा के उसको रख लीजिएगा, ओके? आंसर नंबर सी होगा नंदिता, उन्हीं को माना जाता है। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा, एक बार और आप चेक कर लीजिएगा उसको, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आत्मविद्या संबंधित अनुकथन का समर्थक पश्चिमी दर्शन शास्त्र का कौन सा स्कूल माना जाता है? इसकी इंग्लिश भी होगी, ठीक है? तो एक बार इंग्लिश देख लीजिए, हिंदी दोनों दिखा देती हूँ। नंदिता, हम क्रॉस चेक भी कर लिए हैं, सुकराती है, ठीक है?
तो ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। तो आपने इंग्लिश देख लिया, अब मैं हिंदी दिखा दूं सबको। हिंदी भी देख लीजिए एक बार। किसकी बात हो रही है? आदर्शवाद की बात हो रही है, या फिर प्रयोगवाद की, या अस्तित्ववाद की, या यथार्थवाद की? ओके, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंलिज्म, किसकी बात हो रही है? और बाकी लोग बता दीजिए, बाकी लोग को इंग्लिश चाहिए ना, पूजा और ज्योति को। वेरी गुड, वेरी गुड पूजा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? रियलिज्म। रियलिज्म क्यों होगा? क्योंकि इसमें किसकी बात करी जा रही है? यथार्थ की बात की जा रही है, रियलिटी की बात की जा रही है। ओके, सिंस द यूनिवर्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अस एज द गवर्न बाई लॉ। ओके, किसकी बात हो रही है? गवर्न बाई द लॉ ओवर विच हैव द लिटिल कंट्रोल। इसमें चीजों की यथार्थता की बात हो रही है। ओके, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक तरह से ऑब्जेक्ट है, और वो चीजों को कैसे सर्कुलेट करता है, चीजें कैसे किस लॉ में होती हैं, किससे चीजों को कंट्रोल होता है, क्या चीजें नेसेसरी हैं, क्या चीजें किस ऑर्डर में होती हैं। तो इन सब की बात की जा रही है। तो ये क्या है? ये रियल वर्ल्ड की बात की जा रही है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, रियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या होता है कि ब्रह्म और उसकी बात होती है। आपको कंफ्यूजन है नंदिता ना, मैं बता दे रही हूँ आइडियलिज्म क्यों नहीं होगा। क्योंकि इसमें आइडियलिज्म में स्पिरिट की बात होती है। ओके, स्पिरिचुअल पावर जो हमारे गॉड है उनकी बात होती है, सोल की बात होती है। और यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं है। यहाँ किसकी बात हो रही है? यथार्थ की बात हो रही है। तो ये क्या होगा? रियलिज्म होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए, सबका ठीक है। नेक्स्ट देखिए, realistic epistemology will list the case of which type of the knowledge। यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा किस प्रकार के ज्ञान के मामले में अभिवचन करती है? अगर हमको रियलिज्म के थ्रू नॉलेज होता है, क्योंकि इपिस्टेमोलॉजी पूछ रहा है, इपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। तो अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म हमको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? ये प्रियोरी नॉलेज, प्रियोरी नॉलेज का मतलब ये होता है कि हमारा पूर्व ज्ञान जो है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा में देखिए आप लोग। ओ, ब्लड दिख रहा है। थोड़ा सा अपना सही कर लीजिए आप लोग। जो इसका होता है ना रेजोल्यूशन पावर, 720 पे करिए। थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं, आप भी लोग सही हैं, लेकिन इतना भी नहीं है। 720 पे करके देखिए। इसका जो ऑप्शन होगा ना, जो हमको यथार्थ की मतलब कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, क्या है आपका? आपका पेड़ है, ऑब्जेक्ट। ओके, हमें इसकी नॉलेज हो रही है। अच्छा, हाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन दिख रहा है मुझे। चलिए, अच्छा ठीक है, मैं बता दे रही हूँ।
जो रियल जगत की नॉलेज होती है, जो चीज़ें रियलिटी में दिख रही हैं, उसकी नॉलेज क्या होती है, वो पहले से हमको नहीं पता, वो हमारे सामने आएगी तभी हमको पता चलेगी। इसलिए क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, एक पश्य ज्ञान। जब हम देख लेंगे चीज़ों को तो ही हमको चीज़ों की नॉलेज होगी। ओके, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। ये भी नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर स्लाइड बनाऊँ, फिर गड़बड़ हो गई। इसलिए हम बनाए थे कि दोनों एक साथ रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, ये स्लाइड मैं अभी आपको भेज देती हूँ। ओके, और सब लोग अपने हिसाब से, कोई चीटिंग नहीं करेगा, उसके बाद देख के सब लोग ग्रुप में आंसर शेयर करिए। ओके, क्योंकि अब फिर से स्लाइड बनानी पड़ेगी और इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। मैंने इसलिए दोनों एक साथ रख लिया था कि आप लोग को दोनों मिल जाएगा, हिंदी में, जिसको हिंदी में देखना हो हिंदी में देख लेगा, जिसको इंग्लिश में देखना हो इंग्लिश में देख लेगा। तो दोनों एक पास-पास लगाने से चीज़ें छोटी-छोटी हो गई, फिर ब्लर हो गया है। ओके, मैं ये स्लाइड आपको भेज देती हूँ अभी। आप इसको क्या करिए, ग्रुप में मैं डाल देती हूँ, तो आप इसको देख के आंसर दे दीजिएगा, आधा 1 घंटे 2 घंटे जब भी आपको टाइम मिलेगा। ओके, आप लोग इसको क्रॉस चेक करके थोड़ा देख लीजिएगा कि मैं कितना जान रही हूँ, कितना मेरा क्वेश्चन सही हो रहा है। ओके, हुँ, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सबको। मैं भेज रही हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम से मैं 2 स्लाइड में रखूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, बाय। हाँ, अभी को आए हैं, अभिज्ञान बाय करने। ठीक है, कहाँ थे अब तक? तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मन है ना? ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में भी जाके बैठ के फिर सोचे कि आज मन ही नहीं कर रहा रिप्लाई करने का, है ना? क्वेश्चन टिक करने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा ना? चलिए ठीक है फिर, ओके, बाय सबको, मैं अभी तुरंत भेज रही हूँ। ओके, क्लास एंड कर रहे हैं अब। ओके, क्वेश्चन और भी बहुत अच्छे-अच्छे हैं, अभी देखिएगा आप लोग, ठीक है? ओके। अभिज्ञान ने बोला था हमसे कि क्वेश्चन बैंक बहुत हार्ड रखती है ना? और लो लेवल का नहीं रखना है। तो वो जब मैं पीपीटी बना रही थी, तो मुझे वो बात याद हो रही थी, याद आ रही थी मतलब, कि क्वेश्चन हार्ड रखने हैं, ताकि जो हम लोग का एग्ज़ाम हो, वो थोड़ा-सा मॉडरेट आए तो हम लोग कर लें, है ना? पहले हार्ड कर लेंगे, प्रैक्टिस बनी रहेगी तो मॉडरेट कर लेंगे, यही बोले थे विज्ञान ना? तो इसलिए क्वेश्चन थोड़े हार्ड ही ले आए थे, जो हार्ड दिख गए उसको रख लिए थे।
हाँ, वो तो है। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ, ओके? मुझे सब बात याद रहती है। हाँ, कल क्लास हुई थी। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा पूजा, ओके? ठीक है, फिर क्लास सेंड करते हैं, ओके? आप लोग वेट करिए, मैं भेज रही हूँ तुरंत।